तो गाइस अब तक आपने इस चैप्टर में काफी कुछ पढ़ा, जैसे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है और जो सर्वाधिक वोट से जीतो वाली प्रणाली होती है वो क्या होती है, भारत में दोनों प्रणालियां कहाँ कहाँ पर यूज की जाती हैं, इन दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया अच्छे तरीके से। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भारत में एक प्रणाली और यूज की जाती है, यानी कि वोटिंग का एक तरीका और है जो यूज किया जाता है दोस्तों हमारे राज्यसभा में। तो ये जो राज्यसभा में वोटिंग की प्रणाली है ना, ये भारत में एक प्रणाली का और अलग स्वरूप है, थोड़ा सा जटिल स्वरूप है, और दोस्तों इसको ना आम रूप से मतलब आम जगह पर हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते। इसको मतलब एक तरीके से समझने के लिए आइए देखते हैं क्या है प्रणाली। दोस्तों राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं ना, ये इसमें जो व्यवस्था देखने को मिलती है इसको हम एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। अब राज्यसभा के चुनाव हैं तो कोई आम चुनाव तो होंगे नहीं, ये होते हैं दोस्तों कुछ खास। तो खास होने के लिए कुछ खास प्रकार की प्रणाली को प्रयोग में लिया जाता है, जो कि है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। यहाँ पर दोस्तों विधानसभा के ही सदस्य जो होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं। अब आप ये कहेंगे कि विधानसभा क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं विधानसभा देखो जैसे पूरे राज्य के लिए कि जैसे पूरे देश के लिए एक राज्यसभा होती है, ऐसे ही किसी प्रदेश के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया दोस्तों, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, इन सबके लिए अपनी अपनी एक बिल्कुल ठीक विधानसभा होती है। जैसी राज्यसभा होती है बिल्कुल ठीक वैसी ही विधानसभा होती है केवल प्रदेश के लिए। तो क्या अंतर रहा? अंतर यह है कि देश में राज्यसभा और प्रदेश में विधानसभा। तो विधानसभा के ही सदस्यों में से, अब देखो विधानसभा में तो बहुत सारे सदस्य हो सकते हैं, तो उस विधानसभा के सदस्यों में से कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो पूरे देश में जो राज्यसभा बनी हुई है उसमें जाना चाहते हैं, या फिर जाने के इच्छुक होते हैं, या फिर उनको जाना मतलब जरूरी होता है। तो दोस्तों देश का, अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए कुछ एक जो विधानसभा के सदस्य होते हैं ना वो राज्यसभा में जाएंगे। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रही होगी, मैं आपको बताता हूँ। देखो ध्यान से इस चित्र को देखते हैं, समझते हैं। जैसे बहुत सारे दोस्तों प्रदेश है हमारे, इन सभी प्रदेशों को मिला के एक बड़ा सा देश बन रहा है। तो इनकी जो विधानसभा है, यहाँ पर जो विधानसभा है, यहाँ पर जो विधानसभा है, मान लेते हैं समय 5-5-5 लोग हैं। अब दोस्तों जो अपने देश की, जो पूरे देश की जो राज्यसभा होगी ना, उस राज्यसभा में एक व्यक्ति यहाँ से, एक व्यक्ति यहाँ से, एक व्यक्ति यहाँ से आएगा, जो कि दोस्तों राज्यसभा बनेगी। ठीक है, तो आप ये अंतर थोड़ा सा समझ गए होंगे। इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे, जो कि आप वेबसाइट पर जाकर के हमारी देख सकते हैं, वीडियो भी मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगी। तो इनके जो चुनाव होते हैं दोस्तों वो इन्हीं लोगों के सदस्यों द्वारा होते हैं। मतलब यहीं से जो 5 लोग हैं ना, आप इस वाले गोले को देख पा रहे होंगे, इन 5 में से ही कोई एक व्यक्ति जो है, या फिर संख्या के आधार पर, यहाँ पर संख्या के आधार पर दोस्तों कोटा मिला होता है प्रत्येक राज्य को, कि तुम्हारे यहाँ से जो है दो आएंगे या फिर 5 आएंगे या फिर 10 लोगों को चुन करके राज्यसभा में चुना जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो देखो 50 हैं या फिर 100 हैं या फिर 200 लोग हैं इसी गोले के अंदर, इसी प्रदेश के अंदर। तो उसमें से कितने आना चाहेंगे? जाहिर सी बात है भाई, पूरे देश में सेवा करने का मौका मिल रहा है, पूरे देश के समक्ष आने का मौका मिल रहा है, तो कई सारे लोगों की इच्छा होगी, लेकिन सारे तो नहीं आ सकते, कुछ ही आ सकते ना। तो उनको चुनाव कराया जाता है, इसी चुनाव की बात हो रही है। तो यहाँ पर होता क्या दोस्तों कि विधानसभा के ही जो सदस्य होते हैं वो ही चुनाव लड़ते हैं, और वही राज्य के जो विधायक होते हैं दोस्तों, वही लोग, यानी कि वही सदस्य लोग ही वोटर भी होते हैं। तो इस तरीके से इन्हीं में से कुछ लोगों को चुन करके आगे हमारे राज्यसभा के लिए भेजा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने पहले से लिख दिया जो बात अभी आपको बताई, कि प्रत्येक राज्य को ना सीटों का एक निश्चित कोटा प्राप्त होता है, जो कि जनसंख्या के ऊपर आधारित होता है। जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या तकरीबन 20 करोड़, तो वहां के लिए आपको थोड़े ज्यादा मेंबर्स चाहिए होंगे। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें गोवा की, तो वहां से दोस्तों काफी कम चाहिए होंगी, क्योंकि वहां की जनसंख्या बिल्कुल भी ना के बराबर है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो जनसंख्या के आधार पर इनको निश्चित कोटा दिया जाता है प्रत्येक राज्य को, कि आपके यहाँ से इतने ही मेंबर जो हैं वो राज्यसभा में आएंगे। अब दोस्तों जो लोग आना चाहते हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा होती है, इसीलिए इनका जो इलेक्शन कराया जाता है वो एक अलग फॉर्मूले पर बेस्ड होता है। मान लीजिए कि किसी राज्य में 200 सदस्य हैं, ठीक है, जो कि इस विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 200 सदस्य हैं। अब 200 में से उनमें से केवल 4 को आना है, या फिर हम कोई और एक राज्य ले लें जिसमें 400 सदस्य हैं दोस्तों, और वहां से मान लेते हैं कि 8 लोगों को आना है। तो जितने भी लोगों को आना होता है और जितने भी सदस्य होते हैं उनका नंबर ना यहाँ पर रख दिया जाता है। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि अगर किसी राज्य में 200 सदस्य हैं तो टोटल वोट कितनी होंगी दोस्तों? 200 होंगी। और आना कितने हैं, जो कि देश की जो राज्यसभा है दोस्तों वो अलाउ करती है। मान लिया कि यहाँ पे 5 लोगों को बुलाना है, तो 5 को नहीं, अगर हम लोग 4 को लेते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान पड़ जाएगा।
तो जैसे हमने यहाँ पे 4 को ले लिया कि 4 लोगों को उस राज्य मतलब उस प्रदेश से दोस्तों निकल करके राज्यसभा में पहुंचना है। हालांकि वो मेंबर दोनों जगह के रहेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं जैसे कि हमने 4 ले लिया प्लस 1 और प्लस में 1। तो आप देखें कि जो 200 है ना, 200 को डिवाइड करेंगे हम 5 से तो आ जाएगा आपका 40 और 1 41, यानी कि 41 वोटों की जरूरत होगी उनको यहाँ पर इसका सदस्य बनने के लिए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई सारे लोग आना चाहेंगे, तो उसमें बहुत सारे लोग इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं, और जब इलेक्शन में लोग खड़े हो जाते हैं तो दोस्तों जो वोटर्स होते हैं ना, उनको वरीयता क्रम के अनुसार पर, अपनी पसंद के आधार पर दोस्तों वरीयता क्रम के आधार पर वोट दिया जाता है। तो ये जो वोट है मतलब यहाँ पर ना पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद के आधार पर हम लोग वोट देते हैं। हम लोग नहीं, बेसिकली जो विधायक लोग होते हैं दोस्तों वो लोग वोट देते हैं, और फिर उन्हीं में जो पहली वाली पसंद के जितने भी व्यक्ति होते हैं उन सबको चुन लिया जाता है, और चुनने के बाद में उनको आगे भेज दिया जाता है। अब मान लेते हैं कि जैसे 5 व्यक्ति चाहिए और 3 व्यक्तियों को पूरे पूरे वोट मिल चुके हैं, मतलब जो 3 उम्मीदवार हैं उनको पूरे वोट मिल चुके हैं, 2 को वोट पूरे नहीं मिल पाए जितने की वोटों की जरूरत है। यहाँ पर कितने जरूरत आ रही थी, आपने देखा होगा 41 की जरूरत आ रही थी। तो मान लेते हैं दोस्तों कि जैसे यहाँ पर टोटल 5 मेंबर हैं जो राज्यसभा में जाने हैं, लेकिन यहाँ पर 3 लोगों को 41 से ज्यादा वोट मिल गए, तो वो तो आसानी से चले जाएंगे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 2 लोग जिनको 41 से कम मिला हुआ है, तो वो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर और भी बहुत सारे मेंबर्स होंगे जो इलेक्शन में खड़े हुए थे और उनकी संख्या तो और ज्यादा कम है, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना है, जिसके सबसे कम वोट होते हैं उसके वोट ला करके सबसे ज्यादा वाले को दे दिए जाते हैं। अब यहां पर देखा जाएगा कि इनके वोट कितने हो गए, तो अगर इनके अभी भी 41 हो गए तो ठीक है, नहीं 41 हुए तो जो और अब जो लास्ट में बचा है ना, क्योंकि हमने सबसे कम वाले के निकाल करके दे दिए, तो जो उससे दूसरे नंबर पे था ना उसके वोट ला करके इनको दे दिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये वोट इधर से इधर आते रहेंगे, और जब तक इनके 41 से ज्यादा नहीं हो जाएंगे सबसे जो आगे वाला है, तब तक ये वोट पीछे से आते रहेंगे दोस्तों, और जो पीछे के लोग थे ना उनको हटाया जाता रहेगा। तो अब फाइनली इनके पास वोट हो गए 41 से ज्यादा, इनको ला करके सेलेक्ट कर दिया गया। इसी तरीके से अगले वोट जो है वो ला करके देते रहेंगे, और यहाँ पर जो है तब तक ये प्रक्रम चलता रहता है, जितनी संख्या में लोग चाहिए उतने वोटर्स जो हैं जब तक नहीं जीत जाते। तो अगर आपको ये प्रक्रम समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन को चेक करिए, वहां पर मेरा दूसरा वीडियो है जहां पर मैंने इसको बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया। अगर ये वीडियो अभी भी अवेलेबल नहीं है तो आप 1-2 दिन बाद आकर चेक कर लेना। आपको राज्यसभा के चुनाव, उसके इलेक्शन और उसके जो भी चुनाव का प्रक्रम है उस सारी बातों पर हम लोग खुल के दोस्तों वहां पर चर्चा करेंगे। आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी कि कैसे वोट दिया जाता है, कैसे मेंबर चुने जाते हैं, कैसे सब कुछ होता है वहां का, ठीक है, राज्यसभा का। तो आइए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कि भारत में सर्वाधिक वोट से जीतो वाली प्रणाली ही क्यों स्वीकार की गई। तो गाइस मैंने यहाँ पर सारा कुछ लिख दिया है, आपको मैं पढ़ करके एक चीज सुना देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली क्यों स्वीकार की गई। ये एक प्रश्न भी है, आपकी किताब की हेडिंग भी है, और दोस्तों ये सच में एक बहुत बड़ा प्रश्न भी है। सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली मतलब आप ऐसे समझो कि आपकी क्लास में मॉनिटर बनाना है, और आप मॉनिटर बनाने के लिए 4-5 बच्चे खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं मुझे बनाओ मुझे बनाओ मुझे बनाओ। फिलहाल ऑनलाइन क्लास में तो नहीं मॉनिटर बनते, लेकिन दोस्तों पहले वाली बात कर रहा हूँ। और हाँ, एक और बात याद रखो, ये ऑनलाइन क्लास हमेशा नहीं चलेगी, हो सकता है चलती भी रहे, लेकिन आपकी जो ऑफलाइन क्लासेस थी दोस्तों वो भी जल्दी ही शुरू हो जाएंगी, और जब वो शुरू होंगी तो भी आपकी ऑनलाइन क्लास चलती रहेगी। तो उस समय जब मॉनिटर आप बनाएंगे तो दोस्तों जो आपके होंगे ना कई सारे लोग, वो लोग अलग अलग लोगों को वोट देंगे, तो उसमें जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही जीत जाएगा। वही होती है सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली। आपने पुरानी वाली वीडियो देखी होगी, मेरा दूसरा पार्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के देख सकते हो। तो वो ही प्रणाली भारत में क्यों स्वीकार की गई दोस्तों, इसके बहुत सारे फायदे, बहुत सारे कारण हैं। मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिए हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको इन्हीं में से दोस्तों कुछ ना कुछ पॉइंट लिख देने हैं। नंबर पूरा मिलेगा, क्लैरिटी के साथ बोल रहा हूँ। आइए देखते हैं एक एक करके जो इस सर्वाधिक वोट से जीतो हमारी प्यारी प्रणाली है, जो दोस्तों इसको बहुलवादी व्यवस्था भी कहते हैं, ये ही क्यों स्वीकार की गई। तो पहला पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि सामान्यतः समझ में आने वाली प्रणाली है, बहुत ज्यादा आसान होती है दोस्तों। अपने भारत में बहुत ज्यादा तिगड़म लगाने वाले लोग हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं है। वो कहने का मतलब ये कि गांव में कुछ ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। आपने जो पीछे वाली अभी प्रणाली देखी राज्यसभा में चुनाव वाली, वो कितनी जटिल है। सर्वाधिक वोट से जीतो वाली प्रणाली भी कई हद तक जटिल होती है, उसमें समझ में नहीं आता है कि हमारा वोटर कौन है दोस्तों, हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो कौन है, हम कितने वोट दे रहे हैं, कितने लोगों को हमारे यहाँ पर आना चाहिए। ये सब कुछ कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, बेस्ड होता है। लेकिन ये इस वाली प्रणाली में दोस्तों सिंपल है, किसको ज्यादा वोट मिले वो जीत गया, जिसको ज्यादा वोट मिले वो जीत गया। तो इसीलिए जन सामान्य में दोस्तों ये प्रणाली बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि आसानी से समझ में आती है, किसी को भी समझ में आ जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होता है। क्या मतलब हुआ इस चीज का, देखो मतदाता
मतलब वोटर्स, मतलब आपको ना, अगर मान के चलो कि आप एक वोटर्स हो, आपको किसी व्यक्ति को चुनना है, आपके इलेक्शन में आपके जहां पर आपके क्षेत्र में दोस्तों 10 व्यक्ति खड़े हुए हैं, 10 व्यक्तियों में से सारे के सारे बोल रहे हैं भाई हमको वोट दे दो, कोई बोल रहा है मोमबत्ती पे वोट दे दो, कोई बोल रहा है हमारे इस मार्कर पे वोट दे दो, कोई बोल रहा है मुर्गे पे वोट दे दो, किसी किसी अपने चुनाव निशान पे दोस्तों सब लोग वोट के लिए अपील कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारा जो व्यक्ति है, जिसको हम जानते हैं पर्सनली, जो बहुत अच्छा कार्य करता है, वो फलाना व्यक्ति है जो मार्कर के पीछे खड़ा हुआ है। तो यहां पर आपको क्या करना है, आप पर्सनली मुझे जानते हैं, आप पर्सनली मुझे वोट दे सकते हैं, आपके पास में ऑप्शन है, या फिर आप मेरी पार्टी से खुश हैं, नहीं भी खुश हैं तो दोस्तों आप किसी और को चुन सकते हैं। ये आपके पास में पूरा ऑप्शन होता है कि आपको मुझे वोट देना है कि मेरे प्रतिद्वंदी को वोट देना है। लेकिन अगर हम लोग बात करें दोस्तों दूसरी वाली प्रणाली जो कि होती है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, उसमें आप हमें नहीं जानते, उसमें सिर्फ पार्टी का नाम जानते हैं। आप पार्टी को वोट देंगे, पार्टी में कितने प्रतिशत वोट गए इसके बेस पर पार्टी से कोई भी एक व्यक्ति जो है, जो उन्होंने लिस्ट तैयार करके रखी होगी, उसके आधार पर आपके यहाँ कोई प्रतिनिधि आ जाएगा। अब हो सकता है वो आपके यहाँ पर आप उसको जानते हो, या फिर वो अब हो सकता है आप उसको जानते हो या फिर ना भी जानते हो। ये तो भाई किस्मत की बात पड़ जाएगी अगर ऐसा होता है तो वो वाली व्यवस्था मुझे थोड़ा अच्छी नहीं लगी, और हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे दोस्तों उनको भी अच्छी नहीं लगी कि जन सामान्य लोगों से जो पूरे देश की जो चुनाव कराए जाने हैं दोस्तों, उसमें वो वाला प्रणाली सेट की जाए। ना, वो प्रणाली ना सेट करके ये वाली इसीलिए सेट की गई ताकि मतदाताओं के पास में स्पष्ट विकल्प हों। अब जैसे मतदाताओं के पास में विकल्प होते हैं दोस्तों, वैसे ही उम्मीदवारों के पास भी विकल्प होने चाहिए। उम्मीदवार मतलब कौन, जो इलेक्शन लड़ रहा होगा, आपसे बोलेगा भाई मार्कर पे वोट देना है आपको इस बार, मार्कर पे वोट, मार्कर के पीछे वाले व्यक्ति को वोट देना है, चाहे चुनाव निशान कोई भी हो। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जो उम्मीदवार है ना, वो ये देख सकते हैं कि हमें स्वतंत्र रूप से खड़े होना है इलेक्शन में, ठीक है, या फिर हम किसी पार्टी का समर्थन लें। अगर हम पार्टी का समर्थन लेते हैं तो हम किस पार्टी का समर्थन लें, ठीक है, यहाँ पर कई सारी पार्टियां हो सकती हैं दोस्तों। तो हमारे पास भी मतलब जो इलेक्शन लड़ रहा होता है दोस्तों, उसके पास भी यहाँ पर स्पष्ट विकल्प होता है। और तो और मैं स्पष्ट विकल्प क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो चुन सकता है किसी को भी, वो चाहे तो अपनी खुद की पार्टी बना सकता है, वो चाहे तो यहाँ पर जो है अपना मतलब किसी पार्टी से जुड़ सकता है, गठबंधन की सरकार बना सकते हैं। ये सारी चीजें लोगों को इस वाली व्यवस्था में सुविधाएं मिलती हैं। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। इसमें अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि इन दोनों पॉइंटों को मैं बहुत अच्छे से ना समझाऊं और आप समझ ना पाएं। मैं तो समझाता भी नहीं, फिर भी आप समझ जाते, इतनी ज्यादा प्रचलित प्रणाली ही है। तीसरा पॉइंट भी आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 14 पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, मतदाता अपने प्रतिनिधि को स्पष्ट रूप से जानते हैं। अब ये क्या मतलब हुआ, देखो भाई, आपके मोहल्ले में जो व्यक्ति आपसे वोट मांगने आ रहे हैं ना, आपको पता होता है कि ये व्यक्ति काम करने वाला है कि कामचोर है। अगर कामचोर होगा तो आप उसको कहेंगे अच्छा वोट मांगने आया, बिल्कुल वोट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो काम करने वाला व्यक्ति है तो भाई वो वोट भी ना मांगने आया, आपका वोट वहीं जाता है कि हम तो भाई उसी को वोट देंगे, चाहे वो किसी पार्टी में हो, चाहे वो किसी भी चुनाव निशान के पीछे हो, या फिर वो स्वतंत्र रूप से हो। और अगर कई बार ऐसा होता है कि अगर ऐसा व्यक्ति जो इलेक्शन से बच भी रहा हो तो भी हम जबरदस्ती उसके पीछे पड़ जाएंगे कि भैया तुम वोट, मतलब तुम इलेक्शन में खड़े हो, हम तो तुम्ही को वोट देंगे, हमारा पूरा फैमिली, हमारा पूरा खानदान, और जो हमारे खानदान का दोस्त वाला खानदान है वो सब तुमको वोट देगा, तुम एक बार खड़े तो हो। कहने का मतलब ये है कि मतदाता जो है वो अपने प्रतिनिधि को अच्छे से जानते हैं भाई कि कौन हमारा यहाँ पर इलेक्शन लड़ने वाला व्यक्ति है, उसका व्यवहार, उसका नेचर, उसका कामकाज करने का तरीका कैसा है, लोगों से वो मिलनसार है कि नहीं है, सारी चीजें उनको पता होती। जबकि आप उसमें चले जाओ फिर से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में, भाई हमको पता ही नहीं है कौन है, हमारी जो पार्टी है वो जीतेगी तो उसमें से बंदे आएंगे। अब कौन बंदा आ रहा है पता नहीं, है ना, बंदा नहीं मतलब उम्मीदवार, सॉरी, दिल्ली का हूं तो लैंग्वेज आ जाती है यार, आसपास का प्रभाव तो पड़ता ही है। तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर संसद में स्थायी सरकार बनती है। इसका क्या मतलब, वो देखो जैसे क्या होता है कि संसद में जब ये वाली व्यवस्था अगर लागू की जाती है ना, तो उनको एक दो या कुछ अतिरिक्त वोट दोस्तों मिल जाते हैं, जिसके कारण उनके पास में थोड़ा और स्पष्ट रूप से सरकार बनाने का मौका मिलता है। इस वाले पॉइंट को हम लोग दोस्तों एक अलग वीडियो में, जब मैं बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा सब कुछ, तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अभी के लिए बस आप इतना समझ जाएं कि संसद में स्थायी सरकार बनती है, और ये जो सरकार है ये स्थायी सरकार बनती है तो दोस्तों प्रभावी रूप से काम कर पाती है।
अगर ये गठबंधन की सरकार बन जाएगी या फिर यहाँ पर दोस्तों समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वाली सरकार बनेगी तो मे भी वो ढंग से काम ना कर पाए, क्योंकि कई अलग अलग टाइप के जो सोच के लोग होंगे वो संसद में बैठेंगे। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे दोस्तों उनको पता था कि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त होने चाहिए, जिसी के कारण वो जो है स्थायी रूप से अच्छे से काम कर सकती है। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने दोस्तों जो है ये वाली प्रणाली को और अच्छे से चुना, लोगों के लिए दिल खोल करके चुना। तो आई थिंक आप इस पॉइंट को भी समझ पा रहे होंगे। अगला पॉइंट अगर हम लोग देखें दोस्तों तो अगला पॉइंट ये है कि केंद्र और राज्य में बड़े दलों को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो पाता है। ये वाली प्रणाली जो है ना स्पष्ट बहुमत दिलवाती है। मैंने कहा था ना ये जो लाइट है बहुत ज़्यादा आंख मारती है, तो आप इग्नोर करेंगे इस चीज़ को। और अगला अगर हम लोग पॉइंट देखें दोस्तों, यहाँ पर जो है मैंने ये लिख रखा है कि ऐसी बहुत सारी पार्टियां होती हैं ना जो केवल किसी एक ग्रुप से, किसी एक जाति से, किसी एक समुदाय से जो है वोट ले लेती हैं। तो ऐसे लोगों को भी इस वाली प्रणाली में दोस्तों हतोत्साहित किया जा सकता है, या ये प्रणाली जो है वो हतोत्साहित करती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी एक जाति समूह को अपने पक्ष में कर लेते हैं तो यहाँ पर जीतने के जो आपके चांसेस हैं वो काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। और दोस्तों जो सबसे अंतिम और सबसे खास पॉइंट है हमारे लिए वो ये है कि द्विदलीय के अलावा अन्य को भी यहाँ पर आने का मौका मिलता है। क्या मतलब हुआ? देखो नॉर्मली क्या होता है कि सत्ता के लिए केवल दो पक्ष ऐसे होते हैं जो बारी बारी से आते रहते हैं। कभी जनता उनको चुनती है, कभी जनता उनको चुनती है, कभी जनता फिर से उनको चुनती है, फिर से उनको चुनती है, फिर से इनको चुनती है, फिर से इनको चुनती है। लेकिन दोस्तों भारत में जो है द्विदलीय व्यवस्था भी रही है। भारत में एक सत्ता का समय भी काफी लंबे तक की, भारत में किसी एक पार्टी ने भी बहुत लंबे समय तक की जो है शासन किया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों भारत में गठबंधन की सरकार बनती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि अन्य जो स्वतंत्र दल होते हैं वो भी दोस्तों कई बार हमारे सामने आते हैं। कुछ छोटे, कुछ स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति भी हमारे सामने आए हुए हैं उम्मीदवार के रूप में, और उन्होंने कई बार सत्ता में शासन भी किया हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर द्विदलीय व्यवस्था के अलावा भी कई अन्य लोगों को भी मौका मिलता है। तो ये काफी अच्छी बात है कि जो सर्वाधिक वोट से जीतो की प्रणाली है ना वो अपने देश में स्वीकार की गई है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अभी तक कि आपने जितना भी समझा पूरा समझ गए होंगे। कोई भी शायद ऐसा टॉपिक हो जो आपको समझ में ना आया हो, लेकिन अगर नहीं आया ना तो कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और बीच बीच में मुझे जो है #FullOnGuide यार कमेंट करते रहे ताकि मुझे पता रहे कि आप ये वीडियो अभी भी देख रहे हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग अगला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, जो कि है निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण को लेकर के। आरक्षण के नाम से बहुत सारे लोग जो हैं कुछ भी गलत मतलब निकाल लेते हैं, या फिर कुछ लोगों का गुस्सा चढ़ जाता होगा, या फिर कोई और जो थ्योरियां हैं दोस्तों वो आपकी टेढ़ी मैची हो जाती होंगी। लेकिन आप इस बात को इग्नोर करें, सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस को देखें। होता क्या है कि जो आप समाज अपना देख रहे हैं ना, मतलब अपने देश को अगर देखेंगे, अपने आसपास में देखेंगे दोस्तों, तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो सामान्य वर्ग के हैं, और यहाँ पर पिछड़े वर्ग के बहुत सारे लोग हैं। लेकिन दोस्तों यहीं पर आपको कम संख्या में जो है बहुत सारे अनुसूचित जाति या फिर दलित वर्ग के लोग भी आपको देखने को मिलेंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दलित वर्ग के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, तो ये लोग ना पूरे देश में बराबर रूप से फैले हुए हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि जैसे हमारे यहाँ पर ना निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, आपको पता होगा, तो निर्वाचन क्षेत्र में अब मान लेते हैं कि ये जो संख्याएं हैं दलित लोगों की, ये एक निर्वाचन क्षेत्र में उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अब ऐसे में उस निर्वाचन क्षेत्र से अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो दोस्तों क्या गारंटी है कि वो जो व्यक्ति होगा वो इन लोगों की बात सुने, इन लोगों की परेशानी सुने, इन दलित वर्गों की समस्याओं को उनका समाधान करे, या उनके बारे में जो है कुछ सोच विचार करे। जाहिर सी बात है अगर एक निर्वाचन क्षेत्र को आप लेते हैं और वहां पर 4 दलित लोग हैं और 40 लोग अलग तबके के लोग हैं, उन्हीं अलग तबके से खड़ा हुआ एक व्यक्ति इलेक्शन जीत जाता है, तो वो अपने 40 लोगों की बात सुनेगा ना। इन 4 दलित वर्गों की जो लोग हैं दोस्तों, इनकी समस्या कौन सॉल्व करेगा? तो दोस्तों इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ऐसी नौबत ना आ जाए, जो हमारे संविधान निर्माता थे वो इस बात को भली भांति जानते थे कि देश में कई अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं, और उन सब के लिए दोस्तों जो हमारा ये न्यायिक प्रणाली है ना, जो हमारी ये सरकार है, उसमें बराबर का अधिकार होना चाहिए। तो ऐसे में उन्होंने दोस्तों जो निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था कर दी। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखिए, दलित वर्ग उत्पीड़ित या फिर अन्य सामाजिक समूहों के लिए उचित और न्यायपूर्ण प्रतिनिधि सुनिश्चित करने के लिए जो है निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण किया जाता है। अब आप इस लाइन को अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि देखो, समाज में बहुत सारे जो समूह है ना, जो बड़े बड़े लोगों के समूह हैं, उनमें इन लोगों की समस्याएं कभी भी छुपे ना, इनको कोई इग्नोर ना करे, नजरअंदाज ना करे। इसके लिए इनका भी एक प्रतिनिधि होना चाहिए सरकार में।
तो इनके प्रतिनिधि को कंफर्म करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था शुरू की गई थी। अच्छा, इससे पहले क्या होता था, देखिए ना ध्यान से, आपको मैं समझाता हूँ कुछ। पहले ना पृथक निर्वाचक मंडल होता था, पृथक निर्वाचन मंडल। इसका मतलब ये है, जब अपना देश स्वतंत्र हुआ नहीं था उससे पहले पता है अंग्रेज लोग क्या कराते थे, जैसे व्यक्ति हैं वैसा ही व्यक्ति जो है दोस्तों उम्मीदवार बनता था। कहने का मतलब, अगर शेड्यूल कास्ट से देखें, एससी से देखें, तो एक व्यक्ति, कई सारे व्यक्ति हो गए यहाँ पे 4-5 लोग जो एससी कास्ट के ही हैं और वही लोग इलेक्शन के लिए खड़े हो गए, ठीक है। अब उतनी ही जनता जो है दोस्तों उनके आसपास की, वही उनको वोट देने जा रही है। तो अब आप बताओ कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो कौन सॉल्व करने वाला है यहाँ पर, तो उनके लिए आपने बिल्कुल पृथक निर्वाचन मंडल कर दिया। तो इसमें दोस्तों क्या था कि जो अन्य लोग थे ना हमारे समाज के, जो अच्छे लोग थे, जिनके दिमाग में सही बातें हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, कहने का मतलब ये कि ऐसे लोग जो सबके लिए न्याय चाहते हैं, उन लोगों ने देखा कि यहाँ पर यार कुछ तो दिक्कत होने वाली है। मतलब हम ये करेंगे कि पूरे समाज में दोस्तों ऐसे जो लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं या फिर अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जो फैले हुए हैं, एक पास तो है नहीं, तो फैले हुए लोगों के लिए कोई ना कोई प्रतिनिधि बने रहे, इसके लिए दोस्तों निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था करा दी गई। जिसका मतलब ये होता है कि इनके लिए सीट फिक्स कर दी जाती है। अब इनकी सीट पर कोई भी जो है ना दूसरा व्यक्ति नहीं अपना फॉर्म भर सकता, ना ही तो उनके लिए जो है वो स्टैंड कर सकता है यहाँ पर। तो बस यही इतनी छोटी सी बात थी कि निर्वाचन क्षेत्र में इनके लिए आरक्षण कर दिया गया और इनकी सीटें सुनिश्चित कर दी गई। अब इनकी सीटों पर कोई भी वोट कर सकता है, लेकिन इनकी सीट पर कोई भी दूसरा वर्ग का उम्मीदवार जो है वो यहाँ पर नहीं आ सकता है। तो ये होता है दोस्तों कुछ आरक्षण। अब जैसे वोट करने का मतलब, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो इस सीट पर खड़ा हुआ है, अब वो एससी कास्ट का है, ठीक है, एससी मतलब एससी वर्ग से वो बिलोंग करता है, और उसको वोट देने वाले जनरल भी हो सकते हैं, ओबीसी भी हो सकते हैं, या फिर किसी और वर्ग के भी कोई भी वोट इसको कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, क्योंकि उनको पता है भाई कास्ट से कोई मतलब नहीं होता, मतलब है यहाँ पर उनके कामकाज से, कामकाज में बंदा बहुत अच्छा है तो हम वोट उसी को देंगे। लेकिन पहले क्या था कि अगर वो एससी कास्ट का है तो उसके वोटर भी एससी होंगे, अगर वो एसटी है तो उसके वोटर भी एसटी होंगे, क्योंकि ये व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर निर्वाचन में जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो यही कारण है दोस्तों कि जो हमारा संविधान है वो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जो सीटें हैं दोस्तों वो लोकसभा या राज्यसभा में सुनिश्चित करता है। पहले ये जो व्यवस्था थी मात्र 10 सालों के लिए की गई थी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि 10 साल बाद ये जो जाति व्यवस्था है, जो छुआछूत की व्यवस्था है, खत्म होकर के नॉर्मल हो जाएंगे, सारे लोगों की जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन ये व्यवस्था नहीं हो पाई, लोगों का जो जीवन था वो और बदतर ही रहा। तो इस व्यवस्था को उठा करके 2010 तक कर दिया गया, और संसद जब तक चाहे दोस्तों ये आरक्षण व्यवस्था को हर 10-10 साल के लिए आगे बढ़ा सकती है, जब तक कि उसको ऐसा न लगे कि समाज पूरी तरीके से तुल्य हो चुका है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इनका एक अनुपात भी होता है। अनुपात का मतलब ये है कि कितने आरक्षण करने चाहिए, कितनी सीटें यहाँ पर फिक्स करनी चाहिए। तो दोस्तों हमारी लोकसभा में, आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप ध्यान कर लीजिए कि लोकसभा में हमारी टोटल 543 सीटें हैं, 543, और इसमें से दोस्तों जो है 79 से 84 सीटों तक में जो है ना वो एससी वर्ग के लिए आरक्षित है। मतलब उन पे कोई और वर्ग का व्यक्ति फॉर्म नहीं भर सकता, अपना जो नामांकन है वो नहीं करा सकता। और तकरीबन दोस्तों 41 से 44 सीटें जो है ना वो एसटी वर्ग के लिए आरक्षित करी गई। मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ कि लोकसभा में 543 में दोस्तों टोटल 79 से 81, ओवरऑल 79 सीटें जो हैं वो एससी वर्ग के लिए आरक्षित करी गई हैं, और जो 41 सीटें हैं वो एसटी वर्ग के लिए आरक्षित करी गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि इतनी सीटों पर कोई और नामांकन नहीं करा सकता। लेकिन दोस्तों दिक्कत ये आती है कि किन क्षेत्रों में एससी वर्ग के व्यक्ति रहेंगे, किन क्षेत्रों में एसटी वर्ग के रहेंगे। ये वाली समस्या जो है ना, ये आप अगर देखना चाहेंगे तो भारत देश में बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर पता है क्या होता है, मतलब एससी वर्ग के लोग हैं, बहुत हैं, लेकिन वो बराबर रूप से फैले हुए हैं पूरे देश में। तो कोई एक निर्वाचन क्षेत्र ऐसा बन ही नहीं पाता है जहां पर सारे के सारे व्यक्ति जो हैं एक ही टाइप के लोग हों, मतलब एससी हैं या तो सारे एसटी हैं। तो ऐसे में दोस्तों एक आयोग बनाया गया जिसका नाम रखा गया परिसीमन आयोग। नाम से आपको पता चल रहा होगा ये दोस्तों सीमा खींचने का काम करते हैं। इनका जो गठन होता है दोस्तों वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और इनका जो मुख्य कार्य है वो होता है निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं खींचना। आपको पता भी होगा यार, देखो आपको पता भी होगा कि अपने देश में टोटल 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जितनी सीटें लोकसभा में उतने ही निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। अब प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कौन कौन से व्यक्ति कहां कहां पर खड़े होंगे, ये सारा जो तुलना होती है ना, ये सारा जो मतलब डिसीजन होता है दोस्तों, ये परिसीमन आयोग का ही होता है। परिसीमन आयोग पता है आपको क्या करता है? परिसीमन आयोग ना, ये मतलब इनका मेन काम होता है
कि ये लोगों की काउंटिंग करेंगे, उसके आधार पर जनसंख्या को ये देखेंगे कि इसमें एससी वर्ग के लोग ज़्यादा हैं कि एसटी वर्ग के लोग ज़्यादा हैं कि जनरल वर्ग के ज़्यादा हैं कि कौन सा वर्ग ज़्यादा है। तो जो भी वर्ग यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा रहता है उसी के लिए सीट जो है वहाँ पर हो जाती हैं। अगर किसी भी एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर एससी वर्ग के लोग ज़्यादा हैं, एसटी वर्ग के लोग ज़्यादा हैं, तो उनकी सीट ये जो है दोस्तों ये परिसीमन आयोग वो आरक्षित कर देते हैं कि ये सीट सिर्फ उन्हीं के लिए रहेगी। लेकिन दोस्तों परिसीमन आयोग इन कामों के लिए ना दो बातों का बहुत ज़्यादा खास करके ध्यान रखता है। पहला काम तो ये है, मतलब पहली बात तो ये है कि ऐसे ही जगहों को आरक्षित करते हैं जहाँ पर केवल उन्हीं वर्ग के लोग बहुत ज़्यादा हो। जैसे एससी वर्ग के लिए अगर कोई जो क्षेत्र है वो आरक्षित किया जा रहा है तो वहाँ पर वो उनकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। और दूसरी बात ये होती है कि ये जो सीटें होती है ना, ये जो सीटें हैं जैसे एससी के लिए हो गई या एसटी के लिए हो गई, ये दोस्तों पूरे देश में फैला दी जाती है समान रूप से, ताकि सभी लोगों के लिए जो है काम हो सके। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे पूरे देश में जो है एससी वर्ग के लोग फैले हुए हैं, एसटी वर्ग के लोग फैले हुए हैं, कहीं एक जगह पर नहीं है। अगर एक जगह पर होते तो समस्या ही नहीं होता। यहाँ पर तो पूरे देश में थोड़ा 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 फैला हुआ है। मतलब आप ऐसे समझो कि उत्तर प्रदेश में 100 के बीच में 4 निकल गए, या फिर हरियाणा में 50 के बीच में 10 निकल गए। तो इस तरीके से दोस्तों होता है। मतलब मैं रेशियो को अनुपात के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, मैं एक रैंडमली नंबर ले रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। इसके अलावा जो इसके आगे का पार्ट है वो आपको अगली वाली वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले कि आप इस वीडियो को बंद करें, आप एक बात समझ लीजिए कि अगर आपको आज मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है, अगर इतना सबको समझ में आ गया है तो मेरे को कमेंट करके बता दें #fullonguide के साथ में बिना स्पेस में। लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, उनसे पूछे। मैं रेगुलरली इस पे वीडियो लाता रहूंगा और इस वीडियो का जो लिंक है इसी डिस्क्रिप्शन में डालता रहूंगा। आप यहाँ पर भी आकर वापसी से चेक कर सकते हैं, या फिर आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तब आप एक बार डिस्क्रिप्शन खोल के देख लें, मे भी आपके काम का लिंक मिल जाए, जहाँ पर मैंने ये बता रखा है कि आपका जो डाउट है उसका क्या सोल्यूशन होगा। जैसे आपको कई बार राज्यसभा के चुनाव, इजराइल के चुनाव, या फिर ये निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण किस तरीके से होता है, परिसीमन आयोग के कार्य क्या होते हैं दोस्तों, इन सारी बातों पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा विस्तार से जो है चर्चा कर रखी होगी। तो वो सब कुछ आपको जो है मे भी अगर किसी में डाउट है तो उस पर जो है डिटेल वाली वीडियो देखने को मिल जाएगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, देखते रहिए फुल ऑन गाइड।